गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अभी तक हम लेसन नंबर 3 में मैनेजमेंट के प्रिंसिपल पढ़ रहे थे। अब हम पढ़ेंगे मैनेजमेंट टेक्निक्स। मैनेजमेंट टेक्निक्स का मतलब कंपनी में जो मैनेजमेंट किया जा रहा है वो किस टेक्निक्स के अकॉर्डिंग किया जा रहा है, ये जानने के लिए हम अलग अलग टेक्निक्स जो प्रोवाइड की गई हैं उन टेक्निक्स के बारे में जानेंगे। तो जो फर्स्ट टेक्निक है वो है मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव। मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव टेक्निक्स के बारे में हम इससे पहले वाली क्लास में कंफर्म कर चुके हैं कि किस तरीके से मैनेजमेंट बाय टेक्निक जो है वो लागू की जाती है। इसमें हमने ये देखा था कि मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव में जो टेक्निक है उसमें सबसे ज़्यादा जो फोकस है वो ऑब्जेक्टिव को दिया जाता है कि जो भी हमारा ऑब्जेक्टिव हो कि वो किस प्रकार से डिसाइड होना चाहिए। तो ये मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव टेक्निक्स है। अब इसके बेनिफिट्स क्या हैं? इसके बेनिफिट्स ये हैं, फर्स्ट जो बेनिफिट्स है वो है एडवांटेज टू द ऑर्गेनाइजेशन, यानी जो कंपनी है उसके लिए क्या बेनिफिट है अगर वो कंपनी मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव टेक्निक को अपनाती है। तो फर्स्ट है बेस्ट मैनेजमेंट। बेस्ट मैनेजमेंट कैसे होगा? क्योंकि मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव टेक्निक से सबसे जो स्टार्टिंग का मतलब होता है, स्टार्टिंग काम करना होता है हमको, वो स्टार्टिंग होता है कि कंपनी जो है वो अपना ऑब्जेक्टिव या अपना गोल डिसाइड करती है। और जब गोल डिसाइड होता है और गोल अच्छे से डिसाइड किया हुआ होता है तो बेस्ट मैनेजमेंट होता है, क्योंकि गोल को अचीव करने के लिए ही सारी एक्टिविटीज़ की जाती हैं, इसलिए बेस्ट मैनेजमेंट करना आसान हो जाता है। नंबर 2 आपके है बेस्ट प्लानिंग, क्योंकि अगर हमारा मोटिव या ऑब्जेक्टिव या गोल क्लियर होगा और क्लियर डिसाइड किया हुआ होगा तो जो मैनेजर्स हैं उनको प्लानिंग करना आसान हो जाएगा, तो वो बेस्ट प्लानिंग जो है वो कर सकते हैं। इसके बाद आपके है क्लैरिटी ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, क्योंकि जब गोल डिसाइड किया जाता है, ऑब्जेक्टिव डिसाइड किया जाता है तो ऑब्जेक्टिव में पर पर्सन जो है कौन क्या काम करेगा, कितना काम करेगा, कितने समय में करेगा, ये सब डिसाइड हो जाता है। तो इसके लिए क्या होता है? क्लैरिटी ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होता है। ऑर्गेनाइजेशन में जितने भी मेंबर्स वर्किंग कंडीशन में हैं उनको सबको पता होता है कि हमें किस कार्य को कब करना है। इसके बाद है कमिटेड एक्सक्यूशन, यानी प्रत्येक जो पर्सन होता है वो अपने अपने काम के प्रति, अपने अपने वर्क के प्रति कमिटेड होता है, क्योंकि हर व्यक्ति का जो काम है वो एक तरह से डिवाइड कर दिया जाता है, तो वो कमिटेड होता है अपने काम के प्रति। तो इसके बाद जो फिफ्थ है इफेक्टिव कंट्रोल, यानी जो इफेक्टिव कंट्रोल है, जब आपके ऑर्गेनाइजेशन में हर पर्सन का काम डिसाइडेड है तो हर पर्सन जिसको जो काम सौंपा गया है, जो काम दिया गया है, वो पर्सन उस काम को टाइमली पूरा कर रहा है या नहीं कर रहा है, ये इफेक्टिव कंट्रोल करना भी आसान होता है, क्योंकि हर व्यक्ति का अपना काम डिसाइडेड होता है। इसके बाद ये तो थे ऑर्गेनाइजेशन को क्या एडवांटेज है अगर हम मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव टेक्निक से काम कर रहे हैं। इसके बाद है एडवांटेज ऑफ हायर मैनेजर्स, यानी जो टॉप लेवल मैनेजर्स होते हैं इनको क्या एडवांटेज है अगर हम मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव टेक्निक्स को अपना करके कंपनी में काम कर रहे हैं। तो फर्स्ट तो है इजी टू गाइड सबऑर्डिनेट, यानी जो ऑफिसर है उसको अपने सबऑर्डिनेट्स को गाइड करना बहुत आसान हो जाता है, क्योंकि हर पर्सन का जो वर्क होता है वो फिक्स होता है, तो जो आपके सबऑर्डिनेट्स हैं उनको ऑफिसर के द्वारा गाइड करना इजी हो जाता है। तो ये तो इसका फर्स्ट बेनिफिट है। इसके बाद सेकंड बेनिफिट है असेसमेंट इजी। जब पर पर्सन का वर्क फिक्स है तो वो अपने फिक्स वर्क को कर रहा है, तो जो ऑफिसर है उसके लिए ये असेसमेंट करना इजी हो जाता है कि उसको जो काम दिया गया था वो काम उसने पूरा किया या नहीं किया। ठीक है। इसके बाद है इजीली मोटिवेटेड। अगर किसी व्यक्ति पर्सन ने काम अच्छा है और वो स्पीडली वर्क कर रहा है, अपना पूरी कैपेसिटी से वर्क कर रहा है, तो जो ऑफिसर है उसको अपने सबऑर्डिनेट को मोटिवेट करना भी आसान हो जाता है, ताकि वो और बढ़िया से बढ़िया कार्य करे, तो इजीली मोटिवेटेड हो जाते हैं, क्योंकि उनको पता होता है कि हमको इतने समय में इतना काम करके देना है। इसके बाद है आपका 4 कोऑर्डिनेशन इजी। कोऑर्डिनेशन इजी इसलिए है कि एक जगह पर अगर मान लीजिए 5 या 10 पर्सन काम कर रहे हैं तो पर पर्सन काम पता है हर व्यक्ति को कि मुझे क्या काम करना है, तो इसके लिए
हर पर्सन जो है वो एक दूसरे से कोऑर्डिनेट होकर के कार्य करता है, तो जो ऑफिसर है उसको कोऑर्डिनेशन ईजी हो जाता है, यानी हर जो वर्कर हैं उनको एक कोऑर्डिनेशन बिठाना आसान हो जाता है। इसके बाद जो थर्ड इसकी एडवांटेज है वो एडवांटेज है सबॉर्डिनेट्स के लिए, यानी इनके लिए क्या एडवांटेज है सबॉर्डिनेट के लिए, तो फर्स्ट है अचीविंग गोल सिंपलियर, यानी इनको जो गोल डिसाइड करके दिया गया है उस गोल को अचीव करना आसान हो जाता है। सेकंड है इसका वर्क सेटिस्फेक्शन। अब वर्क सेटिस्फेक्शन क्यों है, क्योंकि इनको जो वर्क दिया गया है ये सफिशिएंट टाइम में अपना वर्क पूरा कर रहे हैं, तो वर्क सफिशिएंट जो सेटिस्फेक्शन है वो इनके अंदर आता है। इसके बाद है आपका मोटिवेटेड टू डू मोर वर्क। अब क्योंकि ये जिस कार्य को कर रहे हैं, जितना काम इनको दिया गया है, ये ज़्यादा से ज़्यादा कार्य करने की, उससे भी ज़्यादा काम करने की कोशिश करते हैं, तो इसके लिए जो आपके सबॉर्डिनेट्स हैं उनको अपने नीचे कार्य करने वाले जितने भी मेंबर्स हैं उनको मोटिवेट करना और ज़्यादा वर्क करने के लिए आसान हो जाता है। फिर आपके हैं फोर्थ जो पॉइंट है वो है एक्सपेक्टेशन ऑफ द मैनेजर्स वेल, यानी जो ऑफिसर के द्वारा काम दिया गया है वो सबॉर्डिनेट जो होता है वो अच्छी तरह से जानता है कि मुझे अपने ऑफिसर को कितना वर्क करके देना है, तो जो ऑफिसर की एक्सपेक्टेशंस हैं वो मैनेजर्स को बहुत अच्छे से मालूम होती हैं। इसके बाद जो फिफ्थ है कन्फ्यूज़न डू नॉट अराइज। अब कन्फ्यूज़न अराइज क्यों नहीं होगा, क्योंकि पर पर्सन को ये पता है कि मुझे क्या काम करना है, कहाँ काम करना है और कैसे काम करना है, तो कन्फ्यूज़न होने का आपके सवाल ही नहीं उठता, क्योंकि कन्फ्यूज़न तब होता है जब हमें अपने वर्क के बारे में पता नहीं होता। इसके बाद जो लास्ट पॉइंट है वो है कैपेसिटी इंक्रीज़। अब कैपेसिटी इंक्रीज़ कैसे होती है, जब हमें अपना वर्क पता होता है और हम उस वर्क को कंटिन्यू करते जाते हैं तो धीरे धीरे हमारी जो कैपेसिटी है वो बढ़ जाती है, तो कैपेसिटी जो इंक्रीज़ है वो भी इसके माध्यम से होती है। तो हमने ये देखा कि मैनेजमेंट बाय टेक्निक्स को अपनाने से किसी भी कंपनी में जो आपके मैनेजमेंट ऑब्जेक्टिव टेक्निक अगर हमने अपनाई, तो मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव टेक्निक्स को अपनाने से अलग अलग कंडीशन में हमको क्या क्या बेनिफिट्स मिलेंगे, तो कंपनियां ये डिसाइड करती हैं कि क्या हमको अपनी कंपनी में मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव टेक्निक्स अपना करके काम करना है या नहीं। ये हमारा फर्स्ट जो टॉपिक है वो कंप्लीट हुआ है। इसके बाद हम अगली क्लास में इसको पढ़ेंगे।